नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोयलांचल के मौत के खदान की। धनबाद अपने काले हीरे यानी कोयले के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यही कोयला यहां के मजदूरों के लिए काल है। चंद पैसों की लालच में यहां रोज 2-4 जिंदगी दम तोड़ देती है। मजदूरों के घर मातम का सिलसिला कभी नहीं थमता, लेकिन क्या मजाल है कि पुलिस कोयला माफिया के गिरबान तक पहुंच सके। कल भी निरसा में 3 जगहों पर चाल धंसने से 15 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने 6 मौत की आधिकारिक पुष्टि की है, लेकिन सवाल है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी सरकार एक्शन में क्यों नहीं लेती है। मंगलवार को कोयलांचल में कोयले का ये अवैध खदान कई जिंदगियों को लील गया। मजदूर पेट पालने के लिए अवैध रूप से कोयले का खनन कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि चाल धंस जाएगा और फिर काल उन पर टूट पड़ेगा। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। दरअसल निरसा के गोपीनाथपुर ओपीसी, दहीबाड़ी और कापासारा में कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंस गया। 12 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो सब मिला के हम समझते हैं करीब 20 लोगों की जान निरसा विधानसभा क्षेत्र में गई। निरसा के पूर्व विधायक की दलील है कि यहां हर रोज 2-4 लोगों की चाल धंसने से मौत हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। मौत के इस खेल में एक पूरा सिस्टम काम करता है। प्रत्येक दिन ही मर रहे 4 आदमी 5 आदमी करके रोज ही मर रहे हैं। सर किसे दोषी मानते हैं? देखिए किसके नाम बोले, ये तो एक व्यवस्था है जो पैसा रांची तक जाती है। हम समझते हैं जो इसमें डीजीपी झारखंड की भी भूमिका है। उनके पास भी, हम लोगों के पास जो खबर है वो पैसा जाते हैं। मौत के इन अवैध खदानों में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कोई नहीं जानता चाल के नीचे सांसें चल भी रही होंगी या नहीं, लेकिन सरकार चुप है, खामोश है। अभी का जो सरकार हेमंत जी की सरकार है, उनके समय में अभी कुछ दिन से जो ये हो रहा है, तो ये तो जग जाहिर है क्या हो रहा है। तो जो दोषी है उस पर हम कठोर से कठोर कर। मरने वाले मजदूरों में पुरुष के साथ ही महिला मजदूर भी शामिल है। मलबे से शव निकालने का सिलसिला जारी है। हादसे के बाद पुलिस सक्रिय हुई है। जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है, तेजी से रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लेकिन किसी भी कोयले माफिया पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल जो भी अवैध कोयला कारोबारी निरसा विधानसभा क्षेत्र में थे वह भूमिगत हो गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और फिलहाल ये अपडेट है कि निरसा के गोपीनाथपुर में बचाव कार्य रोक दिया गया है और वहां सन्नाटा पसरा है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे सहयोगी अविनाश वहां पर मौजूद हैं और सीधे वहां आपको लिए चलते हैं, जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अविनाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बचाव कार्य को रोक दिया गया, लेकिन पहले से ये जानकारी है कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे मजदूर हैं जो उसके अंदर दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही थी। तो क्या प्रशासन को तसल्ली हो चुकी है कि वहां कोई भी लोग अब नहीं फंसे हैं, इसलिए बचाव कार्य रोक दिया गया? अपडेट बताइए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, निरसा के गोपीनाथपुर में बचाव कार्य को ठप कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने बचाव कार्य को रोक दिया है वहां पर, और ईसीएल की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है, जबकि ये बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे मजदूर हैं जो वहां फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही थी। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर?
निरसा विधानसभा क्षेत्र फिर से एक बार चर्चा में है और ये चर्चा अवैध उत्खनन के दौरान 15 लोगों की मौत के बाद से शुरू हो चुकी है। मैं उसी अवैध उत्खनन स्थल पर या यूं कहें कि जो मौत के खदान हैं, अवैध उत्खनन खदान हैं, मैं उसके अंदर हूं। ये पहली बार आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर कोयला काटने का काम चलता है। ये अंदर की तस्वीर है। जितना अंदर आप जाएंगे, ये खोह, ये अंदर ये गुफा इस बात का संकेत है कि लोग अंदर में किस तरह से कोयले की कटाई करते हैं। शिफ्ट लगती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस तरह से अलग अलग, अगर आप जो कोलियरी की बात करें, संस्थान की बात करें, जहां पर लोग शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक उसी तरह ऐसे अवैध खदानों में भी ग्रामीणों के द्वारा शिफ्ट के जरिए कोयला काटा जाता है। अंदर की तस्वीर इतनी भयानक है कि आप अंदर जब जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंदर चाहे वो बोरियों की बात करें, जो कोयले काटे गए हैं उसके निशान की बात करें, हर चीज साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन जिला प्रशासन हो या सरकार हो या ईसीएल हो, उनको ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं। वो जब इस तरह की घटना घटती है उसके बाद इस बात से इनकार कर देते हैं कि इस तरह की कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे अंदर जो खदान तैयार किए गए हैं, जो कोयला काटने वाले जो जगह हैं, वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। और ये तस्वीरें यकीन मानिए, ये पहली बार है जब अवैध उत्खनन स्थल, जो खदान जिसको कहते हैं, जो मौत के खदान हैं, इस तरह के मौत के खदान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग जब कोयला काटना शुरू करते हैं, बड़े बड़े इस तरह के जो माइंस है, वहां की क्या तस्वीरें होती हैं। जितने अलग अलग इस तरह के मुहानों में आप प्रवेश करेंगे, आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये जो निशान है, ये निशान छोटे छोटे औजार से, चाहे वो छेनी की बात करें, सबल की बात करें, ये जो छोटे छोटे औजार होते हैं, उन्हीं औजार से कोयले की कटाई होती है। जो अंदर की जो एक और तस्वीर, जिसको देखने के बाद आपको और भी यकीन हो कि जब अंदर आप जाएंगे तो पानी रिसता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे खदान के अंदर की तस्वीरें हैं जो आपको इस बात के लिए सोचने पर मजबूर करेंगी कि हाँ, इस तरह के खदानों में जब हजारों की संख्या में ग्रामीण अंदर प्रवेश करके कोयला की कटाई करते हैं, तब की क्या तस्वीर होती है। बहुत अंदर तक की जो तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि इसके आधे किलोमीटर अंदर तक भी जाएं तो ये कम पड़ जाएगा। और इस तरह के माइंस तैयार किए गए हैं लोगों के द्वारा। ये तब संभव हो पाता है जब ईसीएल प्रबंधन के द्वारा, जो निरसा का ये इलाका है, पहले यहाँ से कोयला निकासी की जाती है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है इस ऐसे माइंस को बचाने के लिए, उसे भरने के लिए, वो प्रक्रिया फुलफिल नहीं की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी बोरियां अंदर दिख रही हैं, उसी अंदाज से आप समझ लीजिए कि कितने लोग अंदर प्रवेश करने के बाद कोयले की कटाई करते होंगे। और जो घटना घटी है, उस घटना के बाद की जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे माइंस के अंदर कोई जान जोखिम में डालकर, जान हथेली पर लेकर 2 पैसे कमाने के लिए गांव के लोग ऐसे खदानों में प्रवेश करते हैं। और जो सबसे बड़ा सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट का शिकार भी होते हैं, क्योंकि जो बोरियां आप देख रहे हैं महज 50 से 60 रुपए में ऐसे खदानों से उठाए जाते हैं। और अगर आप शहर की बात कर लें, किसी शहर के इलाके में बेचने की बात कर लें, तो ये बोरियां जो हैं वो 200 रुपए से ज्यादा में, छोटी बोरियां, जो मैं सीमेंट की बोरियों की बात कर रहा हूं, 200 रुपए से ज्यादा में उसे बेची जाती है। अगर आप टन के हिसाब से बात करें तो 12,000 रुपए टन के हिसाब से बनारस की मंडी तक पहुंचाया जाता है। देखिए, पानी बहुत ज्यादा रिस रहा है और हमारे कैमरे पर भी ये पानी लगातार, जो ऊपर से जो बूंदे आ रही हैं वो कैमरे पर भी आ रही हैं। और आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कैसे इस इलाके में इतनी बड़ी घटना घटी है और घटना घटने के बाद किसी तरह का कोई भी रेस्क्यू कार्य नहीं चल रहा है, बचाव कार्य आज दूसरे दिन नहीं चल रहा है। अलग इलाके की तरफ भी आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुहाने बनाए गए हैं, छोटे मुहानों की बात करें, बड़े मुहानों की बात करें। आप जैसे जैसे एक मुहाने से दूसरे मुहाने की तरफ प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे आपका डर भी बढ़ता चला जाएगा। और घटनाएं जो घटी हैं, जिस तरह से यहाँ बचाव कार्य होना चाहिए था, वो बचाव कार्य सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ेंगे, लोगों के शव बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे ईसीएल प्रबंधन, स्थानीय पुलिस
फंसती चली जाएगी, इसलिए यहाँ बचाव कार्य को रोक दिया गया है। देखिए, जो सामने एक पिलर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, उस पिलर के ही सहारे ऊपर का हिस्सा है। अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर ये पिलर कमजोर पड़ जाए तो स्वाभाविक तौर पर ये पूरा जो ढांचा है वो नीचे की ओर गिर जाएगा। और ऐसी ही घटना लगातार इस इलाके में होती रहती है, जब कमजोर पड़ने के बाद ऐसे पिलर टूट जाते हैं और बड़ी घटना घटती है। क्योंकि जो काटने वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा जानकार नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना नजदीक, जितना ज्यादा वो कोयला काट सके, उनके लिए उतना फायदा होगा। लेकिन इसी चूक की वजह से जो घटना घटी है, और जो ये गोपीनाथपुर का इलाका जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से एक बड़े पैमाने पर, जिसकी चर्चा शहर में हो रही है, जिसकी चर्चा राजधानी रांची में हो रही है, कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त इस इलाके में कोयले का अवैध उत्खनन चल रहा है। और जो घटना घटी है वो इसे प्रमाणित भी कर रही है। तो घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं और जिला प्रशासन की तरफ से जो मुस्तैदी होनी चाहिए वो कहीं से भी बिल्कुल अविनाश, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि वहां पर बचाव कार्य को रोक दिया गया है, रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है, तो मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या प्रशासन को तसल्ली हो चुका है कि कोई लोग वहां नहीं फंसे हैं, या फिर अगर नहीं तो फिर वहां पर बचाव कार्य को क्यों रोका गया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की जो सबसे मूल वजह है, जो बड़ी वजह, मैंने इसका उल्लेख भी किया कि जिला प्रशासन नहीं चाहती है कि इस तरह के बचाव कार्य चलाए जाएं। क्योंकि अगर इस बचाव कार्य के जरिए जितने भी शव ऐसे खदानों से बाहर आएंगे, उतना ज्यादा ये बात पक्की हो जाएगी, पुख्ता सबूत होगी कि कैसे यहाँ अवैध उत्खनन चल रहा था। दूसरा जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ दावा करने वाला भी कोई नहीं है। दावा भी कौन करे? जो लोग यहाँ पर ग्रामीण आते हैं कोयला काटने के लिए, अगर उनके परिवार की तरफ से कोई मिसिंग का दावा किया जाता है, कोई ये कहता है कि हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई अगर इसके अंदर दबे हुए हैं, तो सबसे पहले उस परिवार पर प्राथमिकी दर्ज होगी। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि कोई दावा करने वाला हो। और यही एक कारण है कि जिला प्रशासन या ईसीएल की अगर हम बात करें तो बहुत ही ठंडे दिमाग से इस तरह के बचाव कार्य को रोक दिया जाता है, ताकि और शव बाहर नहीं आ सके और दावा करने वाले तो आएंगे ही नहीं। लेकिन अविनाश, अगर देखें तो ऐसा ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और हर बार कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं। इस बार भी 3 जगह पर ये बड़े हादसे हुए और 15 मजदूरों की जान चली गई। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार की तरफ से आखिर कोई पहल क्यों नहीं की जाती है, इस अवैध कोयला खनन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, और क्यों कब तक आखिर इस तरीके से मौतों का सिलसिला चलता रहेगा? नहीं, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है और इस वाजिब सवाल में एक बहुत बड़ा खेल भी छुपा है। ये खेल सरकार का है, ये खेल जो वैसे राजनीति करने वाले लोग हैं जिसकी हिस्सेदारी इसमें तय है, उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो मैं कहता हूं कि सिंडिकेट यहाँ काम कर रहा है, इस सिंडिकेट में 3 भाग हैं। आप गांव वालों को छोड़ दें, गांव वालों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव वालों को सिर्फ और सिर्फ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ लीजिए कि इन छोटी बोरियों से कोई कितना पैसा कमा सकता है, लेकिन इन्हीं छोटी बोरियों में जो कोयले बंद हैं, जब ऐसे हजारों बोरियां ऊपर चढ़ती हैं, जब ऐसे बोरियों से कोयले को बाहर कर बड़े बड़े ट्रकों में लादा जाता है और वो ट्रक जब बनारस की मंडी तक पहुंचते हैं, तो जो कोयला यहाँ 5,000-6,000 रुपए टन है, वो बनारस में जाकर 14,000 रुपए टन में बिकता है। तब आप समझ लीजिए कि जो सिंडिकेट का 3 बड़ा हिस्सा है, चाहे वो राजनीति में शामिल लोग की बात कर लें, जो कोयला माफिया हैं उनकी हम बात कर लें, और जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं निरसा से लेकर बनारस की मंडी तक में जो सड़क किनारे जितने भी थाने हैं, उन थानों की अगर आप बात कर लें तो उनका अपना हिस्सा तय होता है। इसलिए जब इस तरह की घटना घटती है तो कोई नहीं चाहता, सिर्फ ये घड़ियालू आंसू बहाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बहुत दर्द है, लेकिन कोई दर्द नहीं होता। असल दर्द तो ये होता है कि उनके पॉकेट में आने वाला पैसा कम हो रहा है, इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। बाकी कुछ नहीं होता। जो लोग मर चुके हैं, जो लोग इस वक्त भी इसके अंदर दफन हैं, जिनके लोग बाहर से दूर से इस पहाड़ी के इलाके में, इस खदान के इलाके में दूर से देख रहे हैं कि क्या वाकई में कोई आया है कि नहीं आया है बचाव के लिए, वो सिर्फ इसलिए वहां से दूर से देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है। अविनाश, जरा ये बताइए कि जो जिनकी मौत हुई है, जिन मजदूरों की, तो क्या सरकार की तरफ से उनके आश्रितों को कुछ भी मुआवजा देने की बात कही गई है, या फिर
ऐसे ही सिर्फ आश्वासन कुछ दिए गए हैं? नहीं, इस तरह का कोई भी आश्वासन मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कोई दिया गया हो। आप मुख्यमंत्री के ट्वीट से लेकर बाकी अगर अधिकारियों की भी बात कर लें तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बचाव कार्य चल रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। और मुआवजा कौन देगा? मुआवजा देना है सरकार को। अगर सरकार मुआवजा देती है तो उसे ये इस बात को मानना होगा कि यहाँ अवैध उत्खनन चल रहा था, लोग इसमें शामिल थे, सरकार को ये पता था, सरकार ने इस तरह की जो घटना है उसे खुल्लम खुल्ला छूट दे रखी है। आप देखिए, एक तस्वीर है यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूंगा। ये 2 तल्ला जो कोयला काटा जा रहा है उसके 2 भाग आप यहाँ पर देख सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है न्यूज 18 के इस स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ अवैध उत्खनन की चर्चा और घटनाओं के बाद शव को देखा होगा, लेकिन आप इन खदानों को देखिए कि किस तरह से ये खदान तैयार किए जाते हैं। 2 तल्ला, मैं बार बार कह रहा हूं 2 तल्ला, क्योंकि नीचे जो कटिंग हो रही है वो अलग है और ऊपर जो कोयला काटा जा रहा है उसका हिस्सा अलग है। आप समझ लीजिए पहाड़ कितना बड़ा होगा इस कोयले के, इस पूरे माइंस के एरिया में। और ऐसे ही धीरे धीरे करके बिल्कुल अविनाश, और वो उन तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर अवैध खनन कैसे चल रहा था, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर वो तस्वीरें आपने हमें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बस हादसा हुआ है। रायपुर से रांची जा रही महिंद्रा बस जशपुर में पलटी है। तेज रफ्तार बस और नियंत्रित होकर 3 बार पलटी। हादसे में 6 यात्री घायल हैं और 1 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को जशपुर अस्पताल भेजा गया है। जशपुर दुलदला थाने के रायडी में हादसा हुआ है। रांची के मोरहाबादी में शूटआउट के बाद जिला प्रशासन ने व्यवसायियों को सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। दुकान के बाहर सीसीटीवी लगे रहने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी की जा सकेगी। वहीं जिला प्रशासन सभी सीसीटीवी को रांची कंट्रोल रूम से भी जुड़वाने की कोशिश में है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। इलाके में हुई गोलीबारी की घटना के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे और उसे लेकर राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव के दिशा निर्देश के बाद एक अहम बैठक हुई, जिसमें इस बैठक में साफ तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई, जिसके बाद कई अहम निर्णय जो है वो लिए गए हैं। उसी के तहत अब राजधानी रांची के तमाम व्यावसायिक संस्थान जिनके बाहर में, दुकान के बाहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें कंट्रोल रूम से सीधा जोड़ा जाएगा ताकि उसकी मॉनिटरिंग जो है वो हो सके। इसे लेकर रांची उपायुक्त के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और एक दिशा निर्देश जो है वो तमाम दुकानों को भी जारी किया गया है ताकि जिन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द अपने दुकान के बाहर भी कैमरे का इंस्टॉलेशन करें और उसकी कनेक्टिविटी जो है वो कंपोजिट कंट्रोल रूम को भी दे ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। देखना होगा ये जो पहल है ये कब तक पूरी तरह से सतह पर आ जाती है और इसका कितना लाभ राजधानी रांची को मिलता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में गैंगवॉर के बाद धारा 144 लगाने के बाद दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद दुकानदार लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद उप नगर आयुक्त धरना खत्म कराने के लिए मान्या पैलेस पहुंची। उन्होंने दुकानदारों को 6 महीने के लिए उसी इलाके में दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही और फिर पुरानी जगह पर वापस लौटाने का आश्वासन दिया। दुकानदार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि दुकानदार इसके लिए राजी हैं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि पहले करे कोई और भुगते कोई और। दोनों के द्वारा संयुक्त एक साझा टीम हम लोग जो है रांची नगर निगम में वैकल्पिक जो व्यवस्था है उस पर हम लोग सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद यदि हमारे दुकानदार सब उसमें अगर सहमत होते हैं तो फिर हम लोग अपना दुकान उसमें शिफ्ट कर लेंगे सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद हम लोगों को परमानेंट दुकान बना करके दे दिया जाएगा। तो इस बात पर सहमति बनी है। मेरा कहना है कि जहाँ पे दुकान है वहीं पे रख दिया जाए 6 महीने के लिए। जब दुकान बनेगी तो उसके बाद में हम लोग के उथल पुथल अगर अस्थायी दिया जाए उस समय खाली करने के लिए हम सहमत हैं। कहीं ना कहीं
प्रशासनिक जो भी हैं अधिकारी उनका चूक है। अब इतना बीबीआई इलाका है, आप वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनाती रखते तो ऐसा घटना नहीं होता। आप यहाँ नाकामी छुपाने के कारण आप जो है छोटे छोटे दुकानदारों को। इस वक्त हम मोराबादी के वीवीआईपी इलाके में है, जहां कुछ दिन पहले गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी होते ही प्रशासन ने तुरंत निर्णय ले लिया कि जितने भी वहां पर लोकल वेंडर्स है, दुकानदार है, करीब 250 दुकानदार है, उनको शॉर्ट नोटिस पे वहां से बंद कर दुकान हटाने को निर्णय दिया गया है। और निर्णय लेते ही देखिए सीधा सीधा दुकानदार जो सारे हैं सड़क पर आ गए हैं। सबकी हालत आप सामने देख सकते हैं, बच्चे, दुकानदार सब है सड़क पर ही किसी हालत में किसी तरीके से अपना खाना बना रहे, खाना जुगाड़ कर यहाँ पे रखे हैं। बता दूं कि सब अपनी शॉर्ट नोटिस पे प्रशासन के निर्णय से काफी परेशान दिख रहे हैं। देखिए इतनी भीड़ उमड़ी है, लोग अपना किसी हाल में खाना बना रहे हैं और रोजगार पे चोट लगने से लोग काफी परेशान हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अतुल है। दुकान शॉर्ट नोटिस पे बंद करवा दिया गया है, सीधा आप लोग यहाँ रोड पर आ गए हैं। जी हाँ। क्या बोलेंगे, गलती इसमें किसकी थी? देखिए, इसमें प्रशासन की अनदेखी है और सरकार की भी अनदेखी है, क्योंकि आप अगर कोई और अपराध कर रहा है और उसकी जगह पर आप किसी और को दंडित कर रहे हैं तो ये निराधार है। और जैसा कि आपके प्रधानमंत्री हो, चाहे हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, उनका ध्यान फोकस रहता है कि सबसे पहले जो गरीब तबके के लोग हैं, जो फुटपाथ के लोग हैं, उनका ध्यान रखा जाए। बहुत दिक्कत हो रहा है, सुबह से हम लोग भूखे बैठे हुए थे, अभी खाने के लिए मिला है, वो भी सूखा पूरी खा रहे हैं। देखिए हम लोग अपने से चंदा कर करके खाना खा रहे हैं 3 दिन से। कल खिचड़ी खाए, परसों चावल सब्जी खाए, साग भात खा रहे हैं। खाना ठंडा में बच्चा लोग आए हैं छोटे छोटे, देखिए ना, देखिए मेरा बच्चा है। बच्चों से पूछिए दुकान बंद हो गया तो कैसा लग रहा है। हम लोग लालन पालन पे दिक्कत आन पड़ा है। आगे चलकर जो बात हो रही है कि 6 महीनों के लिए दुकान कहीं और व्यवस्था करवाई जाएगी और कहीं और नहीं, मोराबादी में ही व्यवस्था करेंगे बोल के हमारे वो उप मेयर जी, डिप्टी मेयर जो आए थे विजय वर्गीय जी, जो बोले कि हम लोग कल आएंगे हमारा नगर निगम से टीम और आप लोग का दुकान हम लोग शिफ्ट करेंगे उधर। हाँ, हम लोग का सहमति है। हम लोग को दुकान चाहिए और क्या बोलेंगे, दुकान चाहिए ना। प्रशासन को कुछ बोलेंगे? देखिए पब्लिक है, पब्लिक के तो देते हैं वोट। आखिर हम ही लोग से वो स्थान में बैठे हैं, तो हम लोग जब अपने से कमा खा रहे हैं तो क्यों निकला रहे हैं? तो ये देखिए सारे लोग का कहना है सुबह से ये भूखे और अब इनको भोजन करने का टाइम मिल पाया है, भोजन अब इनको मुंह पे लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुबह से लेकर अब भोजन कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि गलती कोई और करे, भूखते कोई और। उम्मीद है कि प्रशासन इन तक तो पहुंच ही गई है, पर आगे भी इनको प्रोटेक्ट कर सके और इनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरी कर सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल